इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। कहता वी आर फॉर्चुनेट टू हैव एक्सट्रीमली डॉट डॉट एंड विजनरी लीडर्स। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेंट। तो देखिए कॉम्पिटेंट यानी हैविंग इनफ स्किल और नॉलेज टू डू समथिंग वेल, यानी सक्षम, योग्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन, कॉम्पिटेंट। ठीक है, तो वी आर फॉर्चुनेट टू हैव एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी न्यूमिसमेटिस्ट। तो देखिए अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, इसको बोलते हैं न्यूमिसमेटिस्ट, यानी सिक्का इकट्ठा करने वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑर्थोनोलॉजी। ठीक है, ऑर्थोलॉजिस्ट, तो ऑर्थोलॉजिस्ट मतलब होता है पक्षी विज्ञानी। ठीक है, क्या होता है? पक्षी विज्ञानी। इसके बाद है फिलन, यहाँ पे है आपको फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट मतलब होता है स्टाम्प इकट्ठा करने वाला। ठीक है, स्टाम्प इकट्ठा करने वाला। नेक्स्ट 3 है, कहता है कि चूज दी करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 3 का होगा ए ऑप्शन, सराउंड। क्या होगा? SURROUND, सराउंड मतलब चारों तरफ घेरना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि मुंबई इज डॉट डॉट देन दिल्ली। कहता चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? मुंबई इज़ फार्दर देन दिल्ली। ठीक है, तो मुंबई जो है दिल्ली से दूर है। ठीक है, तो दूरी बताने के लिए फार का कंपैरेटिव डिग्री यानी फार्दर है। ठीक है, तो फार्दर का अर्थ होता है अगला, आगे, फर्दर। FURTHER, फर्दर का मतलब होता है अगला। ठीक है, क्या होता है? अगला या आगे। तो यहाँ पे होगा मुंबई इज़ फार्दर देन दिल्ली, क्योंकि फार मतलब क्या होता है? FAR, फार मतलब होता है दूरी। ठीक है, उसके बाद देखिए बिसाइड, BESID, तो बिसाइड मतलब होता है बगल में, बिसाइड मतलब होता है बगल में। ठीक है, बिसाइड मीन्स होता है बगल में। नेक्स्ट कहता है कि एडजेक्टिव इज साइंस, एडजेक्टिव ऑफ साइंस इज। तो देखिए 5 का हो जाएगा बी ऑप्शन, साइन। क्या हो जाएगा? साइंटिफिक हो जाएगा। ठीक है, तो साइंस नाउन है और इसका एडजेक्टिव रूप हो जाएगा साइंटिफिक। क्या हो जाएगा? साइंस का साइंटिफिक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है कि JNU इज डॉट डॉट यूनिवर्सिटी विल फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। JNU, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो देखिए यूनिवर्सिटी के प्रथम लेटर, ठीक है, यू का उच्चारण। ठीक है, यू का उच्चारण हिंदी के कंसोनेंट से हो तो ए का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो JNU इज, ठीक है, अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है यू विल हर्ट योर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ इज डॉट डॉट, तो 7 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए जब सेल्फ या सेल्फ्स वाले शब्द का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पश्चात हो तब यह इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, और जब वर्ब के पश्चात हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना है जब सेल्फ या सेल्फ्स वाले शब्द का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पश्चात हो तब जो है यह जो है रिफ्लेक्सिव, तब जो है यह जो है इम्फेटिक प्रोनाउन यानी बलदायक सर्वनाम कहलाता है, और जब वर्ब के पश्चात हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। हर्ट वर्ब है। ठीक है, हर्ट जो है यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आई एम अफ्रेड डॉट अ घोस्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन, आई एम अफ्रेड ऑफ अ घोस्ट। ठीक है, तो अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट कहता है कि आजकल वह दिल्ली में रहता है। इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 9 का ए, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो आजकल वह दिल्ली में रहता है, इस वाक्य में आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है आजकल वह दिल्ली में रहता है, तो आजकल क्या है, कालवाचक विशेषण। आजकल जो है यहाँ पे कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण है, ठीक है। और बाहर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, थोड़ा जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट फिर कहता है कि बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए बिन पढ़ा शब्द में बिन उपसर्ग है, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। उपसर्ग वे अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। विवाद शब्द में वी उपसर्ग है। 11 है चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 11 का ए आई। तो देखिए चतुराई शब्द में आई प्रत्यय है। चतुराई का संधि विच्छेद होगा चतुर प्लस आई, ठीक है। आई जो है तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक तो कृत्य प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। 12 नंबर कहता तिरंगा में जो कौन सा समास है। तो 12 का हो जाएगा ए ऑप्शन, द्विगु समास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। इसे समूह अथवा समाहार का बोध होता है, जैसे शताब्दी, दोपहर, चौराहा आदि। नीलगाय शब्द में कर्मधारी समास है, ठीक है। पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि समास है। 13 नंबर है कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है। तो 13 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मृदुल, ठीक है। तो मृदुल खग शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक है। द्विज पक्षी, ठीक है। पखेरु खग शब्द का अर्थ है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची शब्द है आपको विहंग, ठीक है, खग, फिर है विहग, अंडज, शकुंत, पतंग, परिंदा आदि। फिर है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। 14 का होगा सी घ। तो कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का जो उदाहरण घ है, ठीक है। तो क जो होता है ये अघोष अल्पप्राण होता है। ख जो है अघोष महाप्राण होता है। ग जो है ये सघोष अल्पप्राण होता है। घ जो है ये सघोष महाप्राण होता है, ठीक है। और रह जो होता है ये सघोष अल्पप्राण होता है। तो कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है घ। फिर है दंत्य उच्चारण स्थल वर्ण है य, ठीक है, य। फिर है उष्ट उच्चारण स्थल वर्ग जो है वर्ण है आपको फ, ठीक है, उष्ट से। नेक्स्ट 15 कहता आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें क्या संज्ञा दी जाती हैं। तो ए ऑप्शन अनुभाव। तो देखिए सच्चे लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन में देखिए 15 का आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उसे अनुभाव संज्ञा दी जाती हैं, ठीक है। भरत मुनि ने अस्थायी भाव की संख्या 8 मानी थी, ठीक है। अस्थायी भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं और संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। नेक्स्ट कहता कि सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। तो 16 का होगा ए ऑप्शन गुणवाचक विशेषण। सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे गुणवाचक विशेषण है। भला बुरा गुणवाचक विशेषण है। 10 घोड़े इसमें जो है संख्यावाचक विशेषण है। 17 नंबर 17 है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। 17 का होगा बी पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, ठीक है। पद 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, ठीक है। अब जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उस बंधी हुई जो है इकाई को पदबंध कहते हैं। 18 है प्राकृत किस परिवार की भाषा है। तो देखिए प्राकृत जो है ये आर्य भाषा है। प्राकृत आर्य परिवार की भाषा है। तमिल जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। अरबी जो है सेमिटिक परिवार की भाषा है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो 19 का होगा ए अग्रज, ठीक है। तो देखिए जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अग्रज। आगे की बात सोचने वाला ये है अग्रसूची, ठीक है। जिसका जन्म बाद में हुआ है यह है अनुज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहता कि कौन सा शब्द अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बी ऑप्शन लक्षण। लक्षण शब्द अनूठा का पर्यायवाची नहीं है। अनूठा का पर्यायवाची शब्द है अनोखा, अद्भुत, विचित्र, अजीब, विलक्षण आदि।
21 देखिए, फिर कहता कि वह मेरी पड़ोसी हैं। इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? तो देखिए सी ऑप्शन यानी सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए वह मेरा पड़ोसी है, वह मेरा पड़ोसी है। इस वाक्य में वह जो है सार्वनामिक विशेषण है। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के लिए जो है विशेषण का काम करते हैं, इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या आदि। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो 22 का होगा सी ऑप्शन, अति जोर अल्प। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद होगा अति जोर अल्प। ठीक है, अत्यल्प का सही संधि विच्छेद होगा अति जोर अल्प। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल होगा। ठीक है, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ए ऑप्शन विधुर। तो देखिए विधुर शब्द क्या है? पुल्लिंग है। रात तथा वर्षा स्त्रीलिंग शब्द है। विधुर पुरुष, ठीक है, पुरुष जिसकी पत्नी जीवित ना हो विधुर होता है। नेक्स्ट, फिर कहता है तुम बड़े चालाक हो। इस वाक्य में कौन सी जो अशुद्धि है? 24 का सी, अव्यय संबंधी अशुद्धि। तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में अव्यय संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य होगा कि तुम जो है बहुत चालाक हो, तुम जो है बहुत चालाक हो। नेक्स्ट, कहता है कि सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, कहता है आदि से अंत तक। ठीक है, आदि से अंत तक मतलब होता है अधोपांत। आदि से अंत तक मतलब अधोपांत। नेक्स्ट, 26 नंबर है प्रत्यक्ष में संधि है। तो 26 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यन। प्रत्यक्ष में जो है यन संधि है। प्रत्यक्ष में क्या है? यन संधि। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होगा प्रति जोर अक्ष। प्रत्यक्ष प्रति जोर क्या हो जाएगा? अक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट, 27 नंबर है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची, सी ऑप्शन विपिन। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा विपिन। जंगल का अन्य पर्यायवाची शब्द का होगा जो वन, कानन, अरण्य, ठीक है, विटप आदि। 28 नंबर है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? बी ऑप्शन, यह दर्शनाभिलाषी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दर्शनाभिलाषी। यथा संभव में, यथा जो है अव्ययी भाव समास है। यथा संभव में, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 28 में है, कहता है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो दर्शनाभिलाषी। ठीक है, और यहाँ पे होगा द, तालब सौ परेप, नौ आकार, ठीक है, बहुहर्षीकार, लौ आकार, मूर्धन्य सौ दीर्घिकार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए यथासंभव में कौन सा समास है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन, यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। यथासंभव में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। तो जिस समास में पूर्व पद अव्ययी हो, ठीक है, अव्ययी भाव समास कहलाता है यथासंभव। तो यहाँ पे जो है, तो जिस समास में पूर्व पद अव्ययी हो उसे क्या बोलते हैं? तो अव्ययी भाव समास। फिर है कि यथार्थान। ठीक है, यथार्थान यानी स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, ठीक है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ये सभी क्या हैं? तो ये है अव्ययी भाव समास। आजीवन यानी जीवन भर, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, ठीक है। उसके बाद है यथार्थान, ये सब क्या है? अव्ययी भाव। नेक्स्ट, कहता है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 25। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाने के कारण स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर